दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट एक्सप्रेस सेगमेंट। हाल ही में जिस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, उस देश का नाम है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश ने किस दवा पे प्रतिबंध लगाया है, वो है क्रीटोप्रोफेन। क्रीटोप्रोफेन क्या है? एक दर्द निवारक, एक एनाल्जेसिक दवा है जो कि जानवरों में दिया जाता था एक एनाल्जेसिक के रूप में। अगर कोई मवेशी है, उस मवेशी में ये दवा दी जाती थी। ये भी डाइक्लोफिनेक की तरह है। पहले उससे पहले हम डाइक्लोफिनेक के बारे में जान लेते हैं। डाइक्लोफिनेक डाइक्लोफिनेक जिस पे भारत सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है, डाइक्लोफिनेक पे। ये काम कैसे करता था, कैसे ये हार्म करता था गिद्धों को, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो गई। देखिए, किसी मवेशी में जब ये एनाल्जेसिक दिया जाता था तो मवेशी के मरने के बाद, जब मवेशी मर जाते थे तो गिद्ध जो होते थे उसके मांस का भक्षण करते थे। वो गिद्ध उसके मांस को खाते थे, जिसके कारण वो डाइक्लोफिनेक या डाइक्लोफिनेक को या नहीं कह सकता, सॉरी, डाइक्लोफिनेक अलग है और क्रीटोप्रोफेन अलग है। डाइक्लोफिनेक और कह सकते हैं, या क्रीटोप्रोफेन है, जो एक कैटेगरी के आते हैं, एनाल्जेसिक की कैटेगरी के आते हैं। जब गिद्ध उस मांस को खाते थे तो उस मांस से होता क्या था, डाइक्लोफिनेक उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता था, जिसके कारण उनकी किडनी में कुछ इशूज होने लगते थे। किडनी में समस्या होने के कारण गिद्ध मरने लगे, जिसे डाइक्लोफिनेक पे प्रतिबंध लगाया था। उसी तरह कौन सी दवा, किस दवा पे प्रतिबंध लगाया है? कि कीटोप्रोफेन। और जिसने प्रतिबंध लगाया है वो है बांग्लादेश। बस इसमें इतना ही है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं। केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए जितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, 9 करोड़। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं और उसको बेहतर से बेहतर बना रही है। उसी में एक बुनियादी ढांचे में ही आंगनबाड़ी व्यवस्था भी आती है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 24 फरवरी है। देखिए, 24 फरवरी, ये इसका पर्पज क्या आता है? जो भी केंद्रीय उत्पादन, जो CBIC है, इसके अंतर्गत जितने कर्मचारी हैं उनमें भ्रष्टाचार के भाव न उत्पन्न हो, इसके लिए ही ये दिवस मनाया जाता है, और ताकि इन सभी पहलुओं से वो अवगत रहे। चलिए आगे चलते हैं। जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बन गए हैं, वो है ईशांत शर्मा, जो हाल ही भी मैच चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा दिया और बार काउंसिल के लिए 10 करोड़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बार काउंसिल है क्या। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है, हमारा न्यायपालिका जो है, अगर देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वकीलों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक काउंसिल बनी है। काउंसिल का मतलब यूनियन से समझिएगा आप, ये यूनियन है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो यूनियन होगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बार काउंसिल हो गया, और स्टेट लेवल का जो यूनियन होगा वकीलों का, वो हो गया स्टेट लेवल का बार काउंसिल, और नेशनल लेवल का हो गया सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल। तो एक ये वकीलों का यूनियन है बार काउंसिल। बस आपको इसमें इतना पता रहना चाहिए। चलिए आगे। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जिसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। देखिए, विद्या भंडारी जो है वहाँ की राष्ट्रपति थी। तो ये साहब करते क्या है, KP शर्मा ओली ने विद्या भंडारी जी से कहा, ये यहाँ की राष्ट्रपति थी, कि प्रतिनिधि सभा को इन्होंने भंग कर दिया। ये लोअर सदन है वहाँ का, और जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, किसके खिलाफ? KP शर्मा के खिलाफ कहा कि ये जो असंवैधानिक है, जो आपने ये भंग कर दिया, ये असंवैधानिक है। 13 दिन के अंदर भीतर ही आप इस सत्र को आहूत करिए या सत्र को बुलाइए। बस इसमें इतना ही है। और देखिए, रिलेवेंस इसलिए है कि जो नेपाल है, हम उसे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये अगर इंडिया है, अगर इंडिया की ये वाला हिस्सा देखिए जहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, तो हम नेपाल से यहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, किसी देश की जो वहाँ की सबसे ताकतवर इंसान है, चाहे वो राष्ट्रपति या हो या प्रधानमंत्री वहाँ का हो, कैसा उसके विचार कैसे, वो लोकतांत्रिक है कि निरंकुशवादी है या अराजकतावादी है,
उसके आधार पर हमारा उसके साथ बिहेवियर तय होता है। आपने देखा ही होगा कि अभी हाल ही में हमारा उत्तराखंड में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट इसी के साथ था, नेपाल के साथ हो था। इसलिए इम्पॉर्टेंट रखता है कि नेपाल में कौन सी सरकार चुनी जा रही है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ कौन हमारा संबंध अंतर्राष्ट्रीय कैसा है, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वहाँ के प्रतिनिधि जो गवर्न करते हैं वो उनकी उनकी सोच कैसी है। चलिए आगे। निर्यात संगठन फियो ने नया अध्यक्ष के रूप में चुना ई शक्तिवेल को। सॉरी। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विश्व बैंक के साथ कितने करोड़ डॉलर का समझौता किया? 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश होशंगाबाद का नाम क्या बदल कर दिया? नर्मदापुरम। होशंगाबाद, देखिए होशंगाबाद मालवा के राजा थे होशंग शाह। होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद रखा गया था और काफ़ी टाइम से ये नाम चलता रहा। बाद में गवर्नमेंट ने अब जाके इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित नया राष्ट्रीय स्तर का फिल्म पुरस्कार है सत्यजीत रे पुरस्कार। देखिए सत्यजीत रे साहब जो थे ये एक महान निर्देशक के रूप में जाने जाते थे और करीब 12 से 13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इनको मिले हैं। कान पुरस्कार से लेकर अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी कौन सा अकादमी, आई थिंक अकादमी पुरस्कार से लेकर भारत रत्न तक अवार्ड सत्यजीत रे को मिला हुआ है। तो इसलिए इनके नाम पे ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नया राष्ट्रीय स्तर का फिल्म पुरस्कार स्टार्ट किया है। चलिए आगे। 23 एवं 24 फरवरी 2021 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में फूलों सब्जियों और बागवानी के उत्सव का आयोजन किया गया है। आपका काम ये है, ये बताइएगा कि वाराणसी में कौन कौन से संस्थान हैं। आप जरा ये बताइएगा कौन कौन से संस्थान हैं, किस लिए किससे संबंधित, फूलों और सब्जियों से संबंधित कौन से संस्थान हैं, ये आप बताइएगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवार हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रखता है जेवार हवाई अड्डा है कहाँ पे? ये है ग्रेटर नोएडा के पास, नोएडा में, ये पता रहना चाहिए, नोएडा में है ये। अगला, अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया है? 13,700 करोड़। और क्या रहेगा इसमें? थल सेना, जल सेना, वायुसेना के लिए जो उसकी थल सेना, वायुसेना और जल सेना के लिए हथियारों की खरीद की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। साइंस टेक के कुछ आर्टिकल्स हैं वो हम देखते चलते हैं। देखिए भारत पहला ऐसा देश बन गया है कि जो NAFLD है क्या? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग है ये, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। ये करता क्या है, जैसे कि अभी तक होता था क्या कि लीवर में जो समस्या आती थी, ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप ना, ये फैट डिपोजिशन है, फैट का डिपॉजिट होना है। और ये होता था ज़्यादातर अल्कोहल का कंजम्पशन करने वालों के ही होता था। लेकिन इधर रिसेंट में ये देखा गया है कि जो आम लोग हैं जो अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, उनमें भी ये डिजीज तेजी से हो रही है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कॉन्शियस थी, उसने इस रोग की पहचान के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट रखता है NAFLD है क्या, और तेजी से बढ़ रहा है खासकर पश्चिमी देशों में। और एक सिरोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है बाद में कि वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस है क्या? सिरोसिस जब लीवर में डिपोजिशन होने लगता है, ये जो लीवर फाइब्रोसिस करते हैं, फाइब्रोसिस का मतलब गांठें बनना। लीवर में जब गांठें बनने लगती हैं और पूरा लीवर स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, तो बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है सिरोसिस में। सिरोसिस बाद में, सिरोसिस है क्या? स्कार टिश्यू मेक्स लीवर हार्ड एंड अनएबल टू वर्क प्रॉपरली। इसमें क्या होगा कि जो लीवर है, लीवर के चारों तरफ इतनी गांठें बन जाती है कि लीवर प्रॉपर रूप से फंक्शन ही नहीं कर पाता। यही सिरोसिस है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देवस्थल टेलीस्कोप के बारे में चर्चा में है। ये उत्तराखंड में एक जगह है, पर्वत चोटी है देवस्थल, उसी के नाम पे बनाया गया है। और करता क्या है, ब्रह्मांडी विस्फोट, जो एक छोटा सी सिंगुलरिटी पॉइंट से विस्फोट होता है, फिर वो और क्या सुपरनोवा विस्फोट जो होता है उसके बारे में अध्ययन
करना ही इसका पर्पस था, और बेल्जियम की गवर्नमेंट के से मिलकर ये इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कार्बन वॉच। कार्बन वॉच क्या है? कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि आप जो भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो उसको वॉच करना। और चंडीगढ़ एक ऐसा भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि आपके कार्बन फुटप्रिंट को वॉच करता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब जो आप कितना छोड़ रहे हो, उत्सर्जन कितना उत्सर्जन कर रहे हो, वो कार्बन फुटप्रिंट है। और एक होता है कार्बन फुटप्रिंट हो गया, एक हो गया कार्बन वॉच, और क्या है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट उन्हें मिलता है जो कि उन कंट्रीज को क्रेडिट मिलता है जो कि इन्वायरमेंट के अनुकूल उत्सर्जन करते हैं कार्बन का, तो उन्हें उतना वेटेज दिया जाता है। ये 3 शब्दावली है, ये आपको पता रहनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।